हेलो बच्चों। तो आज से हम क्लास 11th की मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम 12th की वीडियो बना रहे थे, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर 11th भी पढ़ाइए। तो इसीलिए आज से हम उन बच्चों के लिए भी क्लास 11th की मैथ NCERT पैटर्न पे शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से आज से हमारी वीडियोस को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट करिएगा। बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना होगा बस। तो क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट एंड फंक्शन, समुच्चय तथा फलन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है 11th क्लास के लिए। लेकिन एक वेरी इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि यदि कोई 12th क्लास का बच्चा इसको देख रहा हो तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि 12th क्लास में भी मैथ का पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन। 12th क्लास के लिए बोल रहे हैं, उनका पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले जब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ एक ही बुक में हुआ करता था, लेकिन जब से NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हुआ है तो ये पोर्शन 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में डाल दिया गया है और ये चैप्टर 12th क्लास में डाल दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा संबंध तथा फलन जब आप इस चैप्टर को बहुत सही तरीके से पढ़े होंगे, तभी ये चैप्टर आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसलिए ख़ास तौर से इंटर के बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं सेट एंड फंक्शन, तो 11th क्लास में जो हम वीडियो डाल रहे हैं इसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा, और तब फिर अपने इस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा जो है। इसीलिए 11th क्लास में हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं ताकि इंटर वाले बच्चे भी इसको पहले से पढ़ लें, और जब उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका चैप्टर शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तब वे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सेट एंड फंक्शन। देखिए, इस सेट एंड फंक्शन में दो टॉपिक है, एक सेट है और एक फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और तब फिर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेट थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। पहले इसके बारे में बात करेंगे और तब सेकंड, पहले चैप्टर फर्स्ट में ही सेकंड टॉपिक हमारा आएगा फलन यानी फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो इस चैप्टर में यहाँ पे जो आप शब्द देख रहे हैं, पहला सेट, जिसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो सेट का मतलब क्या होता है, अर्थात समुच्चय का मतलब क्या होता है। तो एक तो देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में सेट, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि वस्तुओं को सेट करके रख दिया जाए, या किसी भी किताब, लोग बच्चे बोलते हैं कि बुक्स को अलमारी में सेट करके रख दिया जाए। तो ये जो सेट हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअल में यही सेट होता है जो है, लेकिन वो व्यवहारिक बोलचाल में वो उसका दूसरा मतलब है। लेकिन मैथमेटिकली हम सेट को कैसे परिभाषित करेंगे, तो मैथ में सेट का क्या मतलब है, तो पहले हम सेट की परिभाषा बता दें आपको। सेट थ्योरी में सबसे पहली हेडिंग होगी सेट, समुच्चय। तो देखिए, परिभाषा की बात करने जा रहे हैं। पहले
समुच्चय ऐसे अवयवों का संग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्शन। समुच्चय ऐसे अवयवों का संग्रह होता है जो सुपरिभाषित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड, जो सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टिंक्ट हूँ। ये इसकी परिभाषा है। समुच्चय अर्थात सेट ऐसे अवयवों का संग्रह। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समुच्चय क्या है? एक संग्रह है। संग्रह मीन्स कलेक्शन। कलेक्शन आप जानते हैं, कपड़ों का कलेक्शन होता है, मान लीजिए बुक्स का कलेक्शन है, पेन्स का कलेक्शन है, किसी भी वस्तु का कलेक्शन, इकट्ठा करना। आप लोग जानते हैं संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय क्या है? कलेक्शन है, पहली बात। और कलेक्शन है तो किसका कलेक्शन है? सुपरिभाषित और सुस्पष्ट अवयवों का कलेक्शन है। समुच्चय के अंदर कैसे अवयव होंगे? ऐसे अवयव होंगे जो सुपरिभाषित हों, अर्थात वेल डिफाइंड हों तथा सुस्पष्ट हों। अब यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि सुपरिभाषित क्या होता है और सुस्पष्ट क्या होता है। तो ज़रा इसको हम अलग से आपको समझा दें कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, क्योंकि जब तक आप सुपरिभाषित और सुस्पष्ट नहीं जानेंगे तब तक सेट की परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए अलग से पहले हम इन दोनों शब्दों को बता दें, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वस्तुओं अर्थात अवयवों का ऐसा गुण जिसमें, एक बात आप और लोग समझ लीजिएगा, सभी लोग, कि जो भी हम लिखा रहे हैं इसकी नोट्स आप लोग अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल में आप देख के हर चीज़ को समझ नहीं सकते। मोबाइल में देख के उसको पॉज करके एक नोटबुक में तैयार करेंगे और बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, तभी समुच्चय या कोई भी चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वस्तुओं अर्थात अवयवों का ऐसा गुण जिसमें कोई विरोधाभास को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्राडिक्शन, जिसमें कोई विरोधाभास ना हो। अब बात समझिए, सुपरिभाषित क्या होता है? ये वस्तुओं अर्थात अवयवों का गुण होता है। और कैसा गुण होता है? जिसमें कोई विरोध ना हो, यानी जो गुण हम बात करें उस गुण में कोई विरोध करने वाला ना हो, अर्थात देयर इज नो कंट्राडिक्शन। उसमें जैसे हम किसी वस्तु के बारे में कुछ बताएं तो उसको कोई विरोध करने वाला ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि 5 एक प्राकृतिक संख्या है। 5 एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए, हमने इस अवयव के बारे में क्या बताया कि यह एक प्राकृतिक संख्या है। हमने इसका कौन सा गुण बताया कि यह एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या बताइए, इसमें कोई विरोध होगा? क्या कोई कह सकता है कि नहीं ये 5 प्राकृतिक संख्या नहीं है? दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन या कोई भी छात्र, कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई विरोध नहीं है। इस अवयव के बारे में हमने जो गुण बताया इसमें कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। ये सुपरिभाषित है। ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि क्लास 11th के बच्चों का संग्रह
ये भी सुपरिभाषित है। हमने कहा कि क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि अगर क्रिकेट की टीम है और उसमें जो 11 खिलाड़ी हैं वो वास्तव में क्रिकेट खेल रहे हैं तभी उनकी टीम है, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी अवयव के बारे में जो बताया जाए, जो गुण उसके बारे में बताया जाए, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सर्वथा सत्य हो, तो उसी गुण को बोलते हैं सुपरिभाषित। तब हम बोलेंगे कि वह वस्तु सुपरिभाषित है। और यदि कुछ ऐसा गुण बोले कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, तब हम कहेंगे कि वह वस्तु सुपरिभाषित नहीं है। तो जब तक आप इसमें अंतर नहीं पहचानेंगे कि कौन सी वस्तु सुपरिभाषित है, कौन सी नहीं है, तो उसको आप समुच्चय के अंदर कैसे रख सकते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया सुपरिभाषित का, वैसे ही एक एग्जाम्पल ऐसा ले जो सुपरिभाषित ना हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि क्लास 11th के अच्छे लड़कों का संग्रह। जैसे हम बोलें कि कक्षा 11 के अच्छे लड़कों का संग्रह, या हम कहें कि 2020 के अच्छे गानों का संग्रह। अब जरा देखिए, हमने 2 एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हमने ये बोला कि कक्षा 11 के अच्छे लड़कों का संग्रह। संग्रह किसका है? लड़कों का। और उन लड़कों के बारे में हमने क्या गुण बताया कि वो अच्छे हैं। गुण क्या है यहाँ पे? अच्छे। संग्रह किसका है? कलेक्शन किसका है? क्लास 11th के बच्चों का। उनके बारे में हमने कौन सा गुण बताया कि वो अच्छे हैं। अब जरा बताइए, क्या किसी का अच्छा होना सुपरिभाषित है? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि सुपरिभाषित में वही गुण आता है जिसमें कोई विरोध ना हो, जिसमें कोई विरोध ना हो। तो जरा बताइए, जिस छात्र को आप अच्छा बोल रहे हैं, क्या वो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा है? वो क्या वो प्रत्येक टीचर की निगाह में अच्छा होता है? जिसको आप अच्छा समझते हो सकता है वो हिंदी के अध्यापक के लिए अच्छा ना हो सकता है वो साइंस के अध्यापक के लिए अच्छा ना हो। तो क्या ये गुण अच्छा होना सुपरिभाषित है? बोलोगे नहीं है। इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित, ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ में आया? किसका संग्रह था? अच्छे लड़कों का। गुण क्या बताया? अच्छा होना। और अच्छा होना सुपरिभाषित कभी नहीं होता है। अच्छा होना, खराब होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब कोई गुण सुपरिभाषित नहीं होता है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि 2020 के अच्छे गानों का संग्रह। फिर वही शब्द यहाँ पर आ गया, रिपीट कर गया। फिर यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है, तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो गाना आपको अच्छा लगे वो दूसरे को अच्छा ना लगता हो। तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस गाने को आप अच्छा बोले हैं वो सर्वथा सत्य हो? नॉट। तो इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित नहीं है। तो अब आप सुपरिभाषित होने और न होने में अंतर बता सकते हैं। जो भी हम कलेक्शन लें, जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं मैथमेटिकल, अभी तो ऐसे हम बोल रहे थे। जैसे हमने कहा कि 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं का संग्रह। हमने क्या बोला कि ये सम संख्याओं का संग्रह है। एकदम सही बात है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन बाई एनीवन। किसी के द्वारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि ये सम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये इसमें कोई विरोध नहीं है। और जब कोई विरोध नहीं है तो यह संग्रह क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने लेके आपको समझाने का प्रयास किया है कि कौन से संग्रह, कौन सा कलेक्शन सुपरिभाषित होता है और कौन सा नहीं होता। ऐसे वस्तुओं का कलेक्शन जिसमें कोई विरोध न, जिनमें उनके गुण में कोई विरोध ना हो, तो उस कलेक्शन को बोलेंगे सुपरिभाषित, और अगर है विरोध तो नहीं बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे एक शब्द लिखा है सुस्पष्ट। सुस्पष्ट अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब ये होता है
कि कोई भी वस्तु रिपीट ना करे, देयर इज नो रिपीटिशन, यानी वस्तुओं में पुनरावृत्ति ना हो। ऐसा गुण जिसमें वस्तुओं लिख देते हैं, वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी इसमें वस्तुएं रिपीट ना करें। जैसे मान लीजिए ऐसे 1 1 3 बार लिखा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 एक ही बार, यहाँ पे 1 1 1 3 बार है तो रिपीट कर रहा है, ऐसा ना हो। अगर 1 है यहाँ पे 2 इस्तेमाल 2 बार लिख दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 एक बार लिखो, 2 एक बार लिखो, तो इसको बोलेंगे कि वो सुस्पष्ट भी है। ठीक है, तो अगर ये दो बातें आप समझ गए, सुपरिभाषित और सुस्पष्ट, तो फिर से एक बार हम परिभाषा में लौट के आते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या होता है? समुच्चय ऐसे वस्तुओं का कलेक्शन होता है जो सुपरिभाषित हों और सुस्पष्ट हों। सुपरिभाषित का मतलब कि उसमें कोई विरोध ना हो, और सुस्पष्ट का मतलब कि उसमें कोई वस्तु रिपीट ना करे। ठीक है, परिभाषा क्लियर समझ में आ गई? और जब समझ में आ गई परिभाषा, तो इसमें हम कुछ बातें नोट करके लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल लेंगे। जो है कुछ बातें नोट करके लिखते हैं। देखिए, नोट नंबर फर्स्ट, समुच्चय या समुच्चयों को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ABCD PQ, मतलब ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से के द्वारा लिखने का प्रयास करते हैं। नोट नंबर सेकंड, और इनके अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को छोटे स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों जैसे ABCD ये द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कि जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखने की आवश्यकता होगी वहाँ पे स्मॉल लेटर लेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम नंबर सिस्टम में आ जाएंगे, संख्याएं लिखना होगा तो वहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, वहाँ पर स्मॉल लेटर थोड़ी लिखेंगे। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की जरूरत पड़े, जैसे हमें लिखना है स्वरों का समुच्चय लिखना है, हमें लिखना है व्यंजनों का समुच्चय लिखना है, तो वहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है तो अवयवों के लिए स्मॉल लेटर और समुच्चय के लिए कैपिटल लेटर। नोट नंबर थर्ड, अब देखिए इन अवयवों को लिखते कहाँ है। नोट नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अवयव होते हैं समुच्चय को, उसको लिखते कहाँ हैं, तो बताने जा रहे हैं कि समुच्चय के सभी अवयवों को मझला कोष्ठक, करली ब्रैकेट बोलते हैं उसको, मझला कोष्ठक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। करली ब्रैकेट जानते हैं ना आप लोग कैसे बनता है? ये शेप होता है, करली ब्रैकेट का शेप ऐसे होता है, अंदर की ओर बंद होता है, और जितने भी अवयव होते हैं इन्हीं के बीच में लिखते हैं। और एक बात ध्यान ये देना है कि जब सारे अवयव करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो प्रत्येक दो अवयवों के बीच में कामा भी लगाते हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, समुच्चय के प्रत्येक दो अवयवों के बीच चिन्ह कामा, ये चिन्ह होता है कामा का, चिन्ह कामा लगा देते हैं। देखिए एक एक बात हम समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ऐसी भ्रांतियां हैं, पता नहीं है कि नहीं है,
कि समुच्चय थोड़ा सा कठिन माना जाता है। सेट थ्योरी एक टफ सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। हमें तो नहीं लगता है, आप लोग अब डिसाइड करेंगे हमारे पढ़ाने के अनुसार कि ये कठिन होता है कि नहीं होता है। बहुत सिंपल तरीके से सेट थ्योरी समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको कठिन नहीं लगेगा। जो है समुच्चय के प्रत्येक दो अवयवों के बीच चिन्ह कामा लगा देते हैं। तो ये चार बातें हमने आप लोग को बताया कि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। हमने बोला कैपिटल लेटर से, उनके अवयवों के लिए स्मॉल लेटर से। फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहे हैं इसलिए गर्मी ज़्यादा है, तो बीच बीच में थोड़ा सा पसीना पोंछना पड़ता है। और हमने बताया कि उनके अवयवों के लिए स्मॉल लेटर यूज करते हैं। फिर हमने नंबर 3 में ये बताया कि अवयवों को लिखते कहाँ हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट होता है, एक होता है छोटा कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक होता है बड़ा कोष्टक क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और एक होता है ये करली मझिला ब्रैकेट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबका अपना अपना महत्व है। किसी विशेष चैप्टर में बताया जाएगा सबका क्या महत्व है। फिलहाल यहाँ जो हमें काम है समुच्चय के लिए करली ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय के अवयवों को सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। ये मत समझिएगा कि कभी इसमें लिख दे, कभी इसमें, कभी इसमें। सबका अपना अपना महत्व है। अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, फिलहाल अभी करली ब्रैकेट से काम चलाइए जो है। अब देखिए, और चौथी बात हमने ये बताया कि कामा लगाना नहीं भूलना है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं आपको कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कहा, एक बात और है, जो भी संग्रह लेंगे अगर वो पहले डिसाइड कर लेना, अगर वो संग्रह सुपरिभाषित है तभी उसको समुच्चय कहेंगे। जैसे हम बोलें कि स्वरों का संग्रह, तो बताइए स्वर जो होते हैं ए ई आई ओ यू, स्वरों का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा। फिर वही बात चेक करिए कि क्या हम इनके बारे में जो बोल रहे हैं क्या वो सुपरिभाषित है कि नहीं है। बोलिए, हम कह रहे हैं कि ये स्वर हैं, तो क्या इसमें कोई विरोध होगा, क्या इसमें कोई विरोधाभास है। बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब इसके गुण के बारे में जो हमने बताया उसमें कोई विरोध नहीं है, इसका मतलब ये सुपरिभाषित है। और दूसरी बात, सुस्पष्ट भी है, डिस्टिंक्ट भी है, किसी का रिपीटिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये समुच्चय है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि जो भी अवयव होते हैं उसको मझिले कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो स्वर जो भी होते हैं उसको लिख दीजिए, ए कामा लगाना मत भूलिएगा, ए ई आई ओ यू। अगर आपको डिनोट करना है तो इसको मान लीजिए कि हम कैपिटल ए से यूज कर रहे हैं। ए क्या है, स्वरों का समुच्चय है सेंटेंस रूप में, और उसको रिप्रेजेंटेशन रूप में ऐसे लिखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, मझले कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय बी है, हमने कहा था ना कि समुच्चयों को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो मान लीजिए कोई समुच्चय बी है और हम कहते हैं कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय मझले कोष्टक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए, इसके अंदर बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सुपरिभाषित एकदम रट जाए। देखिए, सुस्पष्ट तो आसान है, बार बार बोल रहे हैं, सुस्पष्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सुस्पष्ट सिर्फ ये बोलता है कोई एलिमेंट रिपीट ना हो बस, तो उसको आप तुरंत चेक कर सकते हैं। लेकिन सुपरिभाषित थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगता है। तो सुपरिभाषित के लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो भी लिखे हैं, जो भी अवयव लिखे हैं, उन अवयवों के बारे में क्या बोला गया है। तो देखिए क्या बोला गया है, इनके बारे में ये बोला गया है कि ये प्राकृतिक संख्या है। यहाँ इनके बारे में क्या बोला गया था कि ये स्वर हैं। तो जो भी अवयव लिखे हैं उनके बारे में जो भी बोला गया हो, जो भी उनका गुण बोला गया हो, सिर्फ आप ये देखो कि जो गुण बोला जा रहा है क्या वो यूनिवर्सल ट्रू है कि नहीं है, क्या वो हमेशा हो सकता है कि नहीं। अगर तुम उसका आंसर हाँ में पाते हो तो इसका मतलब वो सुपरिभाषित है। जैसे इनके बारे में क्या लिखा है कि ये प्राकृतिक संख्या है,
इसमें कोई विरोध नहीं है, तो इसका मतलब कि ये सुपरिभाषित है, इसका मतलब ये समुच्चय है, हमने सही लिखा है कि ये समुच्चय है। ठीक है, और एक आदि एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 से विभाज्य परंतु 10 से छोटी संख्याओं। अच्छा, इस बहुत एग्जाम्पल, चलिए एक संख्या के और ले लेते हैं। तो 2 से विभाजित हो और 10 से छोटी हूँ, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया जो है। और एग्जाम्पल बनाना हो तो बना सकते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, ऐसे हम ओरली बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। और बोल सकते हैं, जैसे हमने शुरू में बोला था, क्लास 11th के बच्चों का समुच्चय, भारत की नदियों के नाम का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे मंडे से लेके पूरा सैटरडे तक, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, इलाहाबाद शहर के अच्छे होटलों का समुच्चय, या अच्छा ना बोले, सिर्फ ये बोल दें कि होटलों का समुच्चय, तो अच्छा बोल देंगे फिर वही गड़बड़ हो जाएगा कि वो सुपरिभाषित नहीं है, सिर्फ होटलों का समुच्चय बोल दें। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल हमने बोला, फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय, ये ढेर सारे समुच्चय आप बना सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी वो सब समुच्चय है, नहीं बस वो संग्रह कलेक्शन भर रहेगा। बस कोई कलेक्शन तभी, देखिए, कोई कलेक्शन तभी सेट बनेगा जब इसके अवयव वेल डिफाइंड हों। सीधी सी बात, प्रत्येक कलेक्शन सेट नहीं होता है, वही कलेक्शन सेट होगा जिसके अवयव, जिनका वो कलेक्शन है, वे वेल डिफाइंड हो। ठीक, अब देखिए, जब सेट समझ गए तो हम आपको बताने जा रहे हैं समुच्चयों को लिखने की विधि। समुच्चयों को लिखने की विधि, मेथड टू राइट सेट, कैसे लिखा जाता है इनको। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली समुच्चयों को लिखने की 2 विधियां होती हैं। समुच्चयों को लिखने की 2 विधियां होती हैं। नंबर फर्स्ट होता है तालिका विधि। तालिका विधि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। इसी का एक नाम और होता है, और रोस्टर विधि बोलते हैं इसको। रोस्टर विधि, रोस्टर इंग्लिश नाम ही है, रोस्टर मेथड। और दूसरी विधि होती है समुच्चयों को लिखने की, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। और इसी का एक नाम होता है, इसी समुच्चय निर्माण विधि को ही दूसरा नाम बोलते हैं गुण विधि। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। इसी का एक नाम और होता है नियम विधि। नियम भी कहीं किसी किसी बुक में मिल जाता है, रूल मेथड, रूल मेथड। तो देखिए, किसी भी समुच्चय को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड, या रोस्टर, उसी को बोलते हैं, चाहे टेबुलर बोले या रोस्टर बोले। दूसरा तरीका लिखने का होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है बताते हैं भी। समुच्चय निर्माण विधि अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, इसी को रूल मेथड भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में रूल मेथड भी लिखा रहता है, प्रॉपर्टी भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही होते हैं।
जैसे ये दोनों एक होते हैं, तालिका और रोस्टर एक ही होते हैं, वैसे ये तीनों एक होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। तो समुच्चय को लिखने की पहली विधि हमारी क्या है? तालिका विधि। बहुत आसान तालिका विधि। तालिका विधि में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली विधि है तालिका यानी टेबुलर, और इसी की यार रोस्टर भी बोलते हैं, रोस्टर विधि। बहुत सिंपल। इस विधि के द्वारा ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान, जबरदस्त, खुश हो जाओगे अभी। इस विधि के द्वारा समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर उनके मूल रूप, ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए हमने क्या बोला, इस विधि के द्वारा समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर उनके मूल रूप में लिख देते हैं। दो चीजें समझिए, समुच्चय के सभी अवयवों को लिखना है और किस रूप में लिखना है? जिस रूप में वो स्वतः होते हैं, उसी रूप में लिख देते हैं, अन्यथा नहीं लिखते जो है। एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे अभी थोड़े पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने बताया था कि स्वरों का समुच्चय, उसी एग्जाम्पल को फिर से लेके आ रहे हैं समझाने के लिए। स्वरों का समुच्चय, और जरा देखिए स्वरों का समुच्चय के लिए क्या करना है। तो जो एग्जाम्पल बताए थे अभी स्वरों का समुच्चय, उसी को ले रहे हैं क्योंकि उसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। जरा देखिए हमने क्या कहा। हमने कहा था कि इस विधि के द्वारा समुच्चय के सभी अवयवों को, स्वरों के समुच्चय में बताइए स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 तो होते हैं। देखिए हमने 5 लिख दिया, सभी अवयवों को लिख दिया। कहाँ लिखा? मझले कोष्ठक के अंदर लिखा, और मूल रूप में लिखा। ए ऐसे ही तो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू सब अपने मूल रूप में है, ओरिजिनल फॉर्म में है। तो ये तालिका विधि हुई कि नहीं हुई? ये तालिका विधि है। और हम आपसे बताएं, अभी तक हमने जितना एग्जाम्पल लिया है सभी तालिका विधि में है। कारण क्या है कि जो दूसरी वाली विधि है उसको बिना समझाए अलग से हम आपको बता ही नहीं सकते। तालिका विधि थोड़ा सा सिंपल होता है, इसीलिए सारे समुच्चयों को हम इसी विधि से लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो इसको भी आपने देखा था कि हमने सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया था। जितने अवयव हैं सबको हमने लिखा, उसी को ओरिजिनल फॉर्म में लिखा। ये भी तालिका विधि है, लेकिन एक बात आप गौर करिएगा, जैसे हमने कह दिया कि 1 से लेकर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, 1 से लेकर 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तब क्या आप 1 से लेकर 1000 तक लिख पाएंगे? सभी को लिखना तो सभी को ही है, लेकिन हम सबको दिखा नहीं सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3 2 4 लिख के डॉट 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 लगा देते हैं और लास्ट में 1000 लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको पहली बार यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसा कई बार होता है। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अगर हमने 1000 तक लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 1000 तक की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। बोलिए, डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि जिस मेथड से शुरू में लिखा गया है उसी मेथड से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और कहाँ तक? 1000 तक। तो ये भी तालिका विधि है। ये मत सोचिए कि सारे अवयव नहीं लिखे गए हैं, सारे अवयव लिखे गए हैं।
यहाँ पर 1 से 1000 तक बोला जाएगा, माना जाएगा इसको, इसलिए ये तालिका विधि है। तो तालिका विधि हो चुकी है। सारे अवयवों को लिखो, ओरिजिनल फॉर्म में लिखो, मझले कोष्ठक के अंदर लिख दो, तो उसको बोलते हैं तालिका विधि। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं। सेकेंड तरीका क्या होता है, जो गुण विधि अर्थात समुच्चय निर्माण विधि होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कारण ये है कि वे वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन भी कह सकते हो शुरुआत में आप लोगों के लिए, और इम्पॉर्टेंट तो है ही है, इसलिए उसको हम नए लेक्चर से बताने का प्रयास करेंगे। इसको पहले आप लोग समझिएगा एक एक चीज़ बात को, और फिर सेकेंड लेक्चर में उसको बताते हैं। और 11 के सभी छात्र बहुत ही केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और इंटर के भी बच्चे, जो हमने शुरू में बोला था, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि अगर इंटर के बच्चों को अपना पहला चैप्टर समझना है तो इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए पूरा सेट और फंक्शन जो कि 11th में है उसको भी आप लोग पढ़ेंगे, तब जाके अपने सिलेबस का, इंटर का पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।